नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। Hello everyone, welcome you all to Study for Civil Services. Wish you all a very very happy Republic Day. आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारी डेट मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, रिपब्लिक डे 26 जनवरी है आज हमारा। और आज के हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को भी हम लोग साथ साथ देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इजिप्ट के जो यहाँ पर हेड हैं हमारे इंडिया में आए हैं, इसलिए आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंडिया और इजिप्ट के रिलेशंस के ऊपर। फिर अक्षय बिग कैंपेन जो चल रहा है, इसमें मैंने आपका क्वेश्चन भी पुट अप किया था। फिर हमारा नेशनल एंथम, क्योंकि आज के दिन जो है इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो हम जानेंगे। ग्रीन एनर्जी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत में शहरी अवसंरचना क्या चल रही है, और गिग इकोनॉमी, ये सबको हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया के जो इस बार का हमारा रिपब्लिक डे जो कि अभी चल भी रहा है, इंडिया के रिपब्लिक डे में यहाँ पर इजिप्ट की तरफ से जो है अभी यहाँ पर प्रेसिडेंट यहाँ पर आए हुए हैं, जिनका नाम है यहाँ पर अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी। अल सीसी क्वेश्चन आ सकता है, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। अभी ही आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है वो आए हुए हैं, और आप लोग, आई होप सब लोगों ने यहाँ पर जरूर परेड जो है वो देखी होगी। तो उसी के ऊपर मेरे सवाल है कि अब यहाँ पर बहुत पुरानी civilization हम लोग यहाँ पे होल्ड करते हैं। यू ऑल नो दैट बहुत पुरानी हमारी सभ्यताएं चल रही है, इंडिया और इजिप्ट की बहुत पुराना हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो चल रहा है। उसी के रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पर समझना है कि आज के हमारे जो रिलेशंस हैं वो कैसे हैं, या फिर वो कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात करूं तो यहाँ पर अशोका भी जो है, उनके जो भी एडिक्ट्स वो बनाते थे उसमें भी टॉलिमो द्वितीय के तहत मिस्र के साथ उनके संबंधों के बारे में वहां पर भी लिखा हुआ है। मतलब इतने पुराने इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो गया, सब लोग यहाँ पर स्टार्ट थे। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई हैं जिसमें इन दोनों के बारे में काफी सारी बातें लिखी हुई हैं। ये भी बताया गया है कि जो एक प्लोटमी थे, प्लोटेमी, उनके साथ रिलेशंस को भी यहाँ पर दिखाया गया है। और फिर धीरे धीरे करके बताया गया कि भाई आज के टाइम पर जो महात्मा गांधी और वहां के साथ जगलौल हैं, उनके साथ उन दोनों ने ही यहाँ पर अपने देश की इंडिपेंडेंस के लिए किस तरीके से गोल्स यहाँ पर शेयर किए हैं, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। और उसके बाद फाइनली जब हम दोनों देश आजाद हो जाते हैं, तब दोनों देशों के बीच में 1955 में मैत्री की जो एक संधि है, जिसे हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप, जो हम लोगों ने नेपाल के साथ भी साइन करी, हम लोगों ने भूटान के साथ भी साइन करी है। तो ये 1955 में वो जो ट्रीटी है यहाँ पर, वो हमने साइन करके बढ़ाने रिलेशन शुरू करे। फिर उसके बाद यहाँ पर दोनों के देशों के बीच में अगर मैं पॉलिटिकल संबंधों की बात करूं, तो दोनों ही कंट्रीज ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ था उसके बाद दो मेजर पावर निकल के आई थी, यूएसएसआर एंड यूएसए। और इसी में हम लोगों ने यहाँ पर डिसाइड किया था कि हम लोग यहाँ पर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसे हम कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन, हम किसी भी एक के समर्थन में रही रहने वाले हैं। दोनों कंट्रीज ने ये चीज यहाँ पर स्टार्ट करी थी। और फिर उसके बाद दोनों ने यहाँ पर 1978 में एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दिया था। दोनों के साथ जो है वो एक रिलेशंस को बढ़ाने के लिए ये स्टेप एक और लिया गया। फिर इसके बाद यहाँ पर ट्रेड बढ़ने लगा, जो बाइलैटरल ट्रेड होता है वो अब बढ़ने लगा। और आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो 2020-21 के टाइम पीरियड में इंडिया जो है वो इजिप्ट का 8th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया था। ठीक है। अब जो है कंडीशन और ठीक हो गई है कि भाई अब जो मिस्र का
पांचवा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जो है वो भारत बन चुका है। और इंडिया जो है मिस्र की वस्तुओं का सबसे पहला आयातक है, इंपोर्ट करते हैं। इजिप्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंपोर्ट इंडिया से करते हैं। और उसी समय पे हम लोग जो है सेवेंथ बड़ा निर्यातक जो है वो भी बन गया है। हमारी बहुत सारी कंपनीज वहां पे रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से बहुत सारी कंपनीज जो हैं, 50 से ज्यादा कंपनीज वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बिलोंग करती हैं। और अगर मैं बात करूं इम्पोर्ट्स की, कि वहां से इम्पोर्ट्स क्या है, इंडियन इम्पोर्ट्स जो इजिप्ट से आती हैं वो क्या है, ऑयल, पेट्रोल, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, ये सब आती हैं। और इंडिया की तरफ से जो एक्सपोर्ट होता है सबसे ज्यादा, जो हम मिस्र में भेजते हैं सबसे ज्यादा, वो क्या क्या चीजें भेजते हैं, कॉटन यार्न, बफेलो का मीट, आयरन, स्टील, लाइट व्हीकल्स, इन सबको सबसे ज्यादा भेजा जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? और जब रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तब उस समय भी वीट का एक्सपोर्ट इंडिया से किया गया था, क्योंकि इजिप्ट में वीट की शॉर्टेज हो गई थी। क्योंकि रशिया और यूक्रेन से वीट आता है इजिप्ट का 80% से ज्यादा। लेकिन वहां पे क्या हुआ था, ये प्रॉब्लम्स आने की वजह से, वो उसकी वजह से इंडिया से जो है वीट को यहाँ पर मंगवाया गया था। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर इजिप्ट और इंडिया ने यहाँ पर एक जो हमारा जो इनिशिएटिव है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वो भी इजिप्ट ने यहाँ पर साइन किया है आईएस से। और फाइनली जो ये 2015 में शुरू हुआ था आईएस से, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और उसके बाद ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस में काफी सारे मेंबर्स हो चुके हैं, यूएसए भी यहीं का पार्ट है। और इसके हेडक्वार्टर्स इंडिया के गुरुग्राम हरियाणा में सिचुएटेड है। प्लस अगर मैं बात करूं डिफेंस में और चीजों की, तो डिफेंस के अंदर हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज भी परफॉर्म करते हैं। एक्सरसाइज में अगर मैं बात करूँ तो डेजर्ट वॉरियर एक्सरसाइज है जो इसका नाम है, हम लोगों की साथ में परफॉर्म की जाती है, जिसमें हमारे काफी सारे, हमारे भी यहाँ पे एयरक्राफ्ट वहां पे परफॉर्म करते हैं। कल्चरल रिलेशंस की बात करूँ तो मौलाना आजाद सेंटर फॉर इंडियन कल्चर, क्यारो, क्यारो आपको पता है सब लोगों को, क्यारो जो है इजिप्ट की कैपिटल है। इजिप्ट, मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल डेवलप नहीं है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड है इजिप्ट भी आज के समय में। और जो उनकी क्यारो है ना, अगर आप अभी थोड़ा सा और चीजों के बारे में पढ़ें प्रेजेंटली, तो क्यारो बहुत ज्यादा डूबती डूबती जा रही है, का मतलब कि बहुत ज्यादा वहां पर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वहां पे इंक्रीज हो गई है, ट्रैफिक की सिचुएशन बहुत ज्यादा है वहां पे। जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज्यादा डिस्टेंस लेती हैं। और ये प्रॉब्लम वहां पे बहुत ज्यादा फेस की जा रही है वहां के मिनिस्टर्स द्वारा। तो अब वहां पर जो है न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, नैक के नाम से इसको और ज्यादा डेवलप किया जा रहा है। ये मैं आपको करंट अफेयर्स का बता रही हूँ कि इजिप्ट में क्या सिचुएशन अभी चल रही है। वो वहां पर न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल नैक को अभी डेवलप कर रहे हैं, जिसमें वो डिसाइड कर रहे हैं कि अपनी कैपिटल जो है वो यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, जिसमें सारा एक साथ बनाया जाएगा। सारी की सारी जितनी भी उनकी यूनिट्स हैं, उनकी मिनिस्ट्रीज हैं, उनके ऑफिसेज हैं, सबको एक साथ क्लब करके कंबाइन करके चलेंगे, ऐसे उन्होंने डिसाइड करा है। ठीक है। और ये जल्दी हमारे सामने आएगी, जब भी आएगी आप लोगों को जरूर इसके बारे में बता दूंगी मैं। तो ये एक सेंटर ओपन किया हुआ है जिसके अंदर दोनों ही देशों के बीच में, क्योंकि दोनों ही सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, दोनों के बीच में क्या किया जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ कल्चर्स, वो किया जाएगा। प्लस यहाँ पे योगा क्लासेस रेगुलर बेसिस में की जाती है। यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस कोर्सेज चलते हैं, हिंदी उर्दू लैंग्वेज में। योगा जो है आप जानते हैं इंडिया में इसकी शुरुआत हुई थी, और इंडिया के अलावा यहाँ पर जो है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में, वो यहाँ पर भी सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया बाय द नाइल एक फेस्टिवल भी यहाँ पर एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है। इवन क्यारो के अंदर 3 स्ट्रीट्स हैं जो उनकी मेन कैपिटल है, महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, पंडित नेहरू के नाम से यहाँ पर एक स्ट्रीट भी अवेलेबल है। तो ये आप देख सकते हैं कि रिलेशंस जो है वो इस तरीके से चल रहे हैं। अगर मैं इंडिया की कम्युनिटी की बात करूं, वहां पर तो अराउंड अराउंड 3600 इंडियन कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जो कि ऑलमोस्ट क्यारो में ही रहते हैं। एम्बेसी ऑफ इंडिया जो है उन्होंने उनके साथ यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा के साथ कॉन्टैक्ट बनाए हुए हैं, काफी अच्छे से रहती हैं वहां पर, जो कि ऑलमोस्ट वहां पे प्रोफेशनल्स हैं, बोहरा कम्युनिटी, आईटी स्पेशलिस्ट और बिजनेसमैन, ये सब चीजों में रहते हैं। और अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर, तो 2010 में 1 लाख से ज्यादा इजिप्शियंस जो हैं वो इंडिया में आके विजिट किए थे। तो इस तरीके से रिलेशंस जो है आप देख सकते हो, इंडिया के आना जाना यहाँ पे लगा हुआ है। और इजिप्ट जो है, इजिप्ट ही हमारे रिलेशंस को, अगर हमें ईरान और टर्की और इजिप्ट की लोकेशन बिल्कुल कहाँ पर है, रेड सी के पास है, मेडिटेरेनियन सी के पास है।
तो ये लोकेशन बिल्कुल इसी के पास होने की वजह से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इजिप्ट के साथ रिलेशंस अच्छे रखें। एंड इजिप्ट की बहुत अच्छी आर्मी है, आर्मी वहाँ की बहुत बहुत ही अच्छी है। और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर जो उनका एरिया, उनका ये जो टैक्टिक्स है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है अब कर ही रही हैं, एलसीसी यहाँ पर आए हुए हैं, और हम रिलेशंस को बेटर तो कर ही रहे हैं। सिक्योरिटी, टेररिज्म को काउंटर करना, ये सब बातें अभी की जाएंगी। ठीक है, क्योंकि अभी एलसीसी आए हुए हैं तो उनके साथ क्या की जाएंगी, बायलैटरल टॉक्स की जाएंगी, और उसके अंदर यहाँ पर ये सब चीजें जो है टॉपिक्स पे रहेगा। साइबर थ्रेट्स को हमने कैसे इम्प्रूव करना है, प्लस यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन का फोकस, दोनों कंट्रीज यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर ही काम कर रही हैं, तो वो हो गया। इंडिया यहाँ पर अभी आकाश मिसाइल सिस्टम को ऑफर करने वाला है, तो लेट्स सी उसमें क्या रिपोर्ट रहेगी कि आकाश मिसाइल सिस्टम का क्या अभी रिजल्ट रहेगा, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के रिलेशन जो है यहाँ पर बढ़ रही हैं। इवन मैं ये बताऊं, यहाँ पर जो हमारी G20 की प्रेसिडेंसी हमने ली हुई है, उसमें भी हमने इनको गेस्ट कंट्री के रूप में बुलाया हुआ है। ठीक है, इंडिया ने यहाँ पर रेमडेसिविर मेडिसिन उनको देने को भी यहाँ पर वायदा किया था। और इंडिया जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी काफी वहां पर कर रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स वहां पे अभी भी चल रहे हैं। बहुत सारे हमारे जो इंडियन एयरफोर्स है हमारी, उन्होंने इजिप्शियन पायलट्स को भी ट्रेन किया है, 1960 से ट्रेन करते आ रही हैं। प्लस हम यहाँ पर इनके साथ राजस्थान के जैसलमेर में बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी परफॉर्म करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। ट्रेड कोऑपरेशन भी बढ़ता जा रहा है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इंडिया और इजिप्ट के रिलेशंस के लिए। और ये सारा कुछ जितना भी मैंने आपको बताया है, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम। अभी क्या है ना कि एक कैंपेन चल रहा है, और उसी के तहत वायनाड के, केरल जो है वायनाड में, वो पहला एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना है पूरी कंट्री में जिसने यहाँ पर सारे ट्राइबल पीपल, जितने भी वहां पर ट्राइबल पीपल रहते हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स, फैसिलिटीज, जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, सर्टिफिकेट, इलेक्शन कार्ड, बैंक अकाउंट, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटीज में कुछ ना कुछ बैकड्रॉप तो रहता ही रहता है। बैकड्रॉप से मेरा मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ मतलब एक खामियां रह जाती है, चुनौतियां आ जाती है, खामियां रह जाती है, तो उनको पूरा करने के लिए यहाँ पर वायनाड जो है केरल का, वो पहला डिस्ट्रिक्ट बना है जिसने ये सारी चीजें कंप्लीट करी है। अब ये अक्षय बिग कैंपेन है क्या, ये देखिए, केरल की सरकार ने ही लॉन्च किया था, केरल की सरकार द्वारा ही लॉन्च किया गया है अक्षय बिग कैंपेन, डॉक्यूमेंट को डिजिटलाइज करने के लिए। क्या मतलब है, इसमें क्या होता है ना कि आपको जो एटलीस्ट जो आपके सबसे बेसिक से 6 डॉक्यूमेंट्स हैं, बिल्कुल बेसिक, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड और इलेक्शन आईडी कार्ड, ये सब जो बिल्कुल बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो है आपको हर एक के पास होने चाहिए, और आपके डिजी लॉकर जो है उसमें होने चाहिए। ये लिखे हैं 6 डॉक्यूमेंट्स, आप नाम पढ़ सकते हैं। राशन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्शन आईडी कार्ड, और जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य बीमा और बैंक खाता, ये सारी चीजें हर एक के पास होनी चाहिए। ये यहाँ पर जो है किस किस ने स्टार्ट करा है, अकेले अक्षय अक्षय बिग कैंपेन में किस किस लोगों ने यहाँ पर इनका साथ दिया है, तो यहाँ पर जो है वो आईटी मिशन, स्थानीय प्रशासनिक निकाय, विकास विभाग, ये सब लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट किया, ताकि जितने भी यहाँ पर वेरीफाइड लोग हैं, उन सबको यहाँ पर एक साथ लेकर के आया जा सके, और एक साथ लेके आकर के उनको जितनी भी उनको सर्विसेज है, कि आपको हर सर्विसेज को अवेल करने के लिए यहाँ पर ये सब चीजें चाहिए ही चाहिए। तो ये सर्विसेज अवेल करने के लिए जो जो रिक्वायर्ड चीजें होती हैं, वो उनको यहाँ पर मिल सके। तो उससे क्या होगा कि जितने भी टाइम यहाँ पे लगता है उनके साथ, उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स लेने में, उनके साथ हर डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती हैं, तो वो रोका जा सकता है। प्लस शेड्यूल्ड ट्राइब्स की अगर मैं बात करूँ, तो उनके लिए हमारे यहाँ पर आप जानते हैं कि बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे कि सोशल लेवल पर और बैक और इकोनॉमिक लेवल पे पिछड़ापन है, गरीबी भी उनको काफी ज्यादा फेस करनी पड़ती है। साथ ही साथ उनको भूमि के ऊपर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, लैंड का अधिकरण के ऊपर चीजें चलती हैं। उसके अलावा आदिवासी आबादी, स्वास्थ्य के ऊपर, चिकित्सा के ऊपर जबरदस्ती पलायन करना, माइग्रेशन करना। फिर कुछ यहाँ पर जो ऐसी है खाना बदोश, जिनको हम कहते हैं खाना बदोश, से मेरा मतलब है कि ऐसी आबादी जो उतनी ज्यादा, मतलब अपने खाने पे डिपेंडेंट उतनी ज्यादा है,
और रीति रिवाज वगैरह, ये सब चीजें काफी ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है रोकने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स को लेके आना बहुत जरूरी है। और ये इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि अनुसूचित जनजातियों के जो लोग हैं वो अलग थलग और वंचित आबादी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं देखने को मिलती। तो उनके अगर हमें राइट्स को प्रोटेक्ट करना है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनके बारे में क्या लिखा हुआ है? देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 5th शेड्यूल है, साफ साफ वो ये लाइन लिखता है कि जो हमारे एसटी और एससी लोग हैं उनके बेहतरी बेहतरी के लिए जो 5th शेड्यूल है वो यहाँ पर 10 स्टेट्स में क्या प्रोविजन देता है, टीएसी को बनाने की। टीएसी का मतलब क्या होता है, लिख लीजिए, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ऐसी बनाई जाएगी काउंसिल जो कि क्या हेल्प करेगा, यहाँ पर जितने भी ट्राइबल पीपल है उनको एडवाइस करने में यहाँ पर मदद करेगा, और वो गवर्नर बना सकते हैं। ठीक है, वो गवर्नर यहाँ पर सारी चीजों को डेवलप कर सकते हैं। और लैंड जो है वो स्टेट का एक विषय है, इसकी वजह से वहां पर जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने वहां पर लैंड से रिलेटेड एक्ट्स को यहाँ पर बना के पास कर सकती है। प्लस हमारा जो 6th शेड्यूल है वो भी यहाँ पर जो है एडीसी, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने की परमिशन देता है, लेकिन वो सिर्फ 4 स्टेट्स में होता है। ठीक है, तो ये हमारे लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से बना सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें शेड्यूल ट्राइब्स और अदर ट्रेडिशनल जितने भी फॉरेस्ट पीपल हैं, उनके लिए 2006 में सरकार ने एक्ट निकाला था, ये यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। उनका ये है कि भाई आप किसी भी, अगर कोई भी व्यक्ति, जो भी हमारा शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति है, अनुसूचित जनजाति का, वो अगर वन में रह रहा है तो वहां के सदस्य और उनके पारंपरिक वन निवासी को वहां पर कब्जा करने वाली भूमि से बेदखल या हटाया नहीं जा सकता है। ये काम करने के लिए ग्राम सभा है, और ग्राम सभा वहां के जितने भी वन संसाधन है, उनकी उपलब्धता, उनमें जो भी जंगली जानवर है वहां पे, जो भी जैव विविधता है वहां पे, जितने भी फॉरेस्ट में मिलती हैं चीजें, उनका क्या यूजेज होगा, वो सब चीजें यहाँ पर कौन डिसाइड करेगा, ग्राम सभा के पास ये राइट दे दिया गया है। ऐसे ही हमारा पंचायत का जो पीसा एक्ट आया था, ये है पीसा एक्ट। पीसा एक्ट क्या है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया 1996। पंचायत 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लागू किया जाता है। उसके बाद 1996 में पंचायत को जो 5th और 6th शेड्यूल है वहां पे भी लागू कर दिया जाता है। और ऐसे ही एक ये एक्ट आया था सबसे पहले, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को अत्याचार रोकने के लिए, एट्रोसिटीज रोकने के लिए 1989 में एक्ट आता है। और ये एक्ट यहाँ पर एक कमीशन देने की बात करता है। अगर किसी के भी साथ आप गलत तरीके से बात करते हो, उनके उनके गलत तरीके से उनके कामों में दखल अंदाज करते हो, या फिर किसी भी उनकी भूमि में जा करके या उनके जल के एरिया में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर, या आप उनकी फसलों को जो है खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको छीन रहे हैं, ये सारी चीजें आपके लिए क्या कहलाएंगी, दंडनीय अपराध कहलाएंगी। समझ रहे हैं? तो ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है। और हमारी सरकार ने शेड्यूल ट्राइब्स के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स भी यहाँ पर बनाई है, जो कि आर्टिकल 338A के तहत बनाई गई है। कब बनाई गई है? 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 में बनाई गई है, और जो कि आई कब थी, 2004 में इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया था। तो इस प्रकार से आपको ये सब याद रखना है, एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। फिर आता है हमारा नेशनल एंथम। अभी ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब मेरे पास भी नेशनल एंथम यहाँ पर बज रहा है, और ये मैं चाहूंगी आप इसके बारे में जरूर पढ़ें। नेशनल एंथम हमारा राष्ट्रगीत किसने लिखा था? बांग्ला लैंग्वेज में ये लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, और इसका हिंदी वर्जन जो है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में हमारे भारत में अपनाया जाता है। इसका जो जनगण मन का पूरा पहला स्टैंजा है, भारत भाग्य विधाता, ये पूरा जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, जिनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है लिटरेचर में 1913 में, उनके द्वारा लिखा गया है। और थोड़ा सा ही इसके अंदर और चीजें चेंज, जैसे कि शुभ सुख चैन के नाम से जाना जाता है, वो यहाँ पर 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए के लिए लिखा था, वहां पर इसको अपनाया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है शुभ सुख चैन का जो यहाँ पर म्यूजिक है, वो यहाँ पर 15 अगस्त 1947 में जो इंडियन नेशनल आर्मी के कैप्टन थे, कैप्टन ठाकुरी, उन्होंने यहाँ पर इसका एक जो म्यूजिक है वो यहाँ पर दिया था। और हमारे नेशनल एंथम की अगर मैं बात करूं, सभी लोग जानते हैं इसको। 50 हमारा नेशनल एंथम है वो 52 सेकंड के लिए गाया जाता है, आइडियल उसका जो टाइम पीरियड है हमारे गाने का।
और हर जगह पे हम इनको अलग अलग अवसरों पर गाते हैं। और इसके लिए जो है मतलब इनको गाने के लिए, इसके गायन के लिए अलग से दिशा निर्देश भी सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, और हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें उनको जो है पूरी उचित, जो भी हमारी यहाँ पर पूरी एक दायरा होता है, जो पूरा एक मर्यादा होती है, उसी के तहत हमें गाना चाहिए। हमें इनका सम्मान करना हमारी एक एक बहुत ज्यादा बड़ी ड्यूटी है, सम्मान करने की। सम्मान हमें करना ही करना है किसी भी हालत में। आर्टिकल 51A के तहत ये सारी बातें लिखी गई हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज में सारा कुछ लिखा गया है। पढ़ेंगे आप सब इस लाइन को। राष्ट्रगान के प्रति सम्मान करना, हमारे जितने भी राष्ट्रीय सिंबल्स हैं उन सब के लिए, इवन हमारा राष्ट्रीय फ्लैग, हमारा एंथम, हमारे सारे प्रकार के जो राष्ट्रीय सिंबल्स हैं उनकी हमें आदर्शों को सम्मान करना, उनका पालन करना, ये हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी बनती है। तो ये है आपके नेशनल एंथम के बारे में सारे पॉइंट्स। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इससे बाहर और पढ़ने के लिए आपके पास नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यही सवाल किया जा सकता है जो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया है। उसके अलावा आपसे इसमें सवाल नहीं किए जाएंगे। राइट, या आप पढ़ सकते हैं, सबको आता है, हमें बचपन से सिखाया गया है, हमें बचपन से सारी चीजें बताई गई हैं। तो ये है आपका नेशनल एंथम। नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारा ग्रीन एनर्जी के ऊपर, हरित ऊर्जा के ऊपर। ग्रीन एनर्जी जो है हमें एकदम जाना पड़ेगा। हमें ये सोचा जा रहा है कि हम ऊर्जा के मामले में जो है हम एक परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बिल्कुल ये चाह रहे हैं कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ फोकस करें। हम क्लीन और ग्रीन एनर्जी को, स्वच्छ और हरित ऊर्जा को यहाँ पर जो है वो अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम पर हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सबसे ज्यादा किस पे डिपेंडेंट रहें। हम सौर, पवन, जल, जो हमारा सोलर, विंड और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है, उन पे हम डिपेंडेंट रहें। हम लोग अपनी जितनी भी हमारी हमारी जो अभी के प्रेजेंटली हमारे जो जीवाश्म ईंधन के स्रोत हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनको भी हम यहाँ पर कोयला आधारित के रूप में हम उसको चेंज करते जा रहे हैं। आगे आने वाले समय में भी हम ये सोच रहे हैं कि हम जो कोयला की भागीदारी होती है, कोयले से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, सारी चीजें चलती हैं, उसको 70% से रिड्यूस करके 50% तक करें। लेकिन 15 साल बाद भी अभी आवश्यकता कैसी रहेगी वो अभी जानते नहीं है, उसमें ऐसे क्या इंप्रूवमेंट होंगी आगे। अब अगर मैं बात करूँ एक रिपोर्ट के बारे में, जैसे कि ग्लोबल एनवायरमेंटल चैलेंज रिपोर्ट, इन्होंने अपनी एक जर्नल जारी करके ये साफ साफ बताया है कि भारत में जितना भी फाइनेंशियल सेक्टर है, जैसे कि बैंक, कंपनियां, इन सब में जो है यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर जोखिम जो है वो ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, इसकी वजह से यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन इन चीजों में ज्यादा हो रहा है। इसकी वजह से हमें क्या है कि जितने भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनसे जितनी भी यहाँ पर ऊर्जा परियोजनाएं चलती हैं, उससे हमें थोड़ा सा जो है उनके जोखिम को, जो मूल्यांकन है, जो उसका जो जोखिम हम चेक करते हैं, उसको हमें अब चेक करना थोड़ा थोड़ा शुरू कर देना चाहिए। वेट नहीं करना चाहिए, उसको स्टार्ट कर देना चाहिए। इंडिया के टारगेट में अगर बताऊं ग्रीन एनर्जी के ऊपर, तो मैंने आपको कई बार पहले भी बताया हुआ है, पंचामृत प्रोमिसेस बताए थे ना मैंने, जो मोदी जी करके आए थे। प्लस यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया था कि 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हम यहाँ पर करेंगे। 2030 तक हम लोग जो है अपनी जो भी एयर, विंड और ये सोलर से आने वाली जितनी भी एनर्जी है, उसको हम यहाँ पर इम्प्रूव करेंगे। 1 ट्रिलियन हम यहाँ पर खर्च करेंगे, जिसमें हम हरित ऊर्जा को उपयोग कर सके। 10 ईयर का हम लोग यहाँ पर 10 ईयर का ग्रीन बॉन्ड यहाँ पे तैयार करेंगे। ये सब हमने पढ़ा हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग जो है, अब अगर हम पावर से, अब हम यहाँ पर पोषण, तेल, और अगर हमारा वित्त का जो पोषण है वो तेल और गैस में चला जाता है धीरे धीरे, तो अपने आप में हमें एक चिंता का विषय यहाँ पर बन जाएगा। क्योंकि अभी हम उतना ज्यादा इसको अचीव ही नहीं कर पाए हैं। हमारी जो 1/5 जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसका पूरा 20% जो है, मतलब 1/5 जो हो गया, वो पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए जाता है हमारा पूरा। तो आगे के टाइम पे हमारे लिए ये प्रॉब्लमेटिक जो है वो बन सकता है। राइट। और भारत में सिर्फ 17% ही ऐसे नवीकरणीय संसाधन है यहाँ पर, जो कि हमारे यूज भी किए जा रहे हैं, सिर्फ 17% ही है। प्लस हमारे पास अभी इन सबको करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पर एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मतलब कि कंपनियां और वित्तीय संसाधन यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। इंडिया के अंदर अभी सिर्फ हमारे पास, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं प्रोजेक्ट के ऊपर लाने की, और आरबीआई भी यहाँ पर काफी कोशिश कर रहा है कि हम इनके लिए क्या बनाए, यहाँ पर एक सस्टेनेबल सतत वित्त समूह, सस्टेनेबल
फाइनेंस ग्रुप के रूप में बनाएं। वित्त मंत्रालय भी यहाँ पर इस चीज के लिए कोशिश कर रहा है कि सस्टेनेबल फाइनेंसिंग का प्रोस्पेक्ट हम यहाँ पर दे। लेकिन आप भी जानते हैं कि आरबीआई ने अभी उन बैंकों का समर्थन करने के लिए दुनिया के और बैंकों के साथ भी शामिल हो गया है। कोशिश भी की जा रही है, और धीरे धीरे करते करते जो कमर्शियल बोरोइंग्स होती हैं वो भी इम्प्रूव की जा रही है। सेबी जो है वो भी इस चीज के लिए आगे स्टेप्स ले रहा है। हरित योजनाएं जो है उनको बढ़ाने के लिए स्टेप्स लिए जा रही हैं। और साथ ही साथ आगे क्या किया जाएगा, इंटरनेट के लिए सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, ग्रीन प्रोजेक्ट्स के ऊपर ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे, और कोऑर्डिनेशन जो है इंस्टीट्यूशंस के बीच में वो बढ़ावा दिया जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए जो है कोल पावर को ना प्रमोट करें वो स्टेप्स लिए जाएंगे। और फाइनेंस कमीशन जो है आप लोग जानते ही हैं, वो यहाँ पर अपने नई रिपोर्ट में इसके नए नए स्टेप्स को यहाँ पर लेके आएगी। तो अभी हमने ये सब चीजें करी है, इसमें और स्टेप्स को हम लेकर के आने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। शहरों में यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसकी उसी के ऊपर। देखो, वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो भारत में जो है $840 बिलियन का निवेश करने की जरूरत है आगे आने वाले 15 वर्षों में, अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए। तो हमारे पास अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पैसा कहाँ से आता है? पैसा जो है यहाँ पर वो आप ऋण लेते हैं या फिर आप पीपीपी करते हैं, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ऐसी चीजों को यहाँ पर इम्प्रूव करते हैं तब ऋण दिया जाता है। दूसरा, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है ना वो वित्तीय हस्तांतरण जो है उसी के तहत किया जाता है। भारत में जितनी भी पूंजीगत व्यय है उसमें से जितना भी धन है यहाँ पर उसका 48% राज्य सरकार से आता है, 24% केंद्र सरकार से, और 15% शहरी जो निकाय होते हैं वहां से आता है। बहुत से राज्य हैं जो अपने हिसाब से भी इसके लिए काम करते हैं, जैसे कि तमिलनाडु है। तमिलनाडु में अर्बन फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी अपनी रियायती शर्तों पर ऋण प्रदान करती है, वो बनाई गई है यहाँ पर। यूनियन गवर्नमेंट ने बहुत से स्टेप्स भी लिए, आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि स्मार्ट सिटी मिशन, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें बिल्कुल स्वच्छ टिकाऊ वातावरण यहाँ पर लेकर के आना है, स्मार्ट संसाधन के माध्यम से चीजों को यहाँ पर इम्प्रूव करना है। राइट एवरीवन? तो ये सब स्टेप्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं। यहाँ पर जो है क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं पूरे के लिए, स्मार्ट सिटीज मिशन जैसे कि चल रहा है, क्लीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, स्मार्ट सॉल्यूशंस देने के लिए, है ना। ऐसे ही गति शक्ति का जो प्रोग्राम है वो भी चल रहा है। मास्टर प्लान चल रहा है गति शक्ति, गति को इम्प्रूव करने का। हमारे बजट में आया था ना ये वाला, कि जितने भी भारतमाला, सागरमाला, उड़ान, ये सब प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उनको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे गति शक्ति के नाम से। लेकिन आज भी जो है मैं कहूंगी कि अर्बन फाइनेंसिंग में कुछ ना कुछ इश्यूज तो आ रहे हैं, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो सिटीज है उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हो पाती, या फिर म्यूनिसिपैलिटी सर्विसेज जो है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, रिसोर्स और फंडिंग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर देता है कई बार। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आज भी देखने को मिलती है। इसका सॉल्यूशन क्या देखा गया? सॉल्यूशन हमारे पास यही है कि बेस्ट से बेस्ट यहाँ पर हम लोग एक तैयार करें फिस्कल बेस, हम एक बहुत अच्छे से वित्तीय आधार यहाँ पर बनाएं जिसमें हम अपनी सेवाओं को प्रदान करने के लिए जितनी भी यहाँ पर सक्षम है वो प्रोवाइड करें। प्लस हम अपना संपत्ति कर, शुल्क, सेवा शुल्क, इन सबको यहाँ पर बढ़ाएं। हम इक्विटी निवेश जो होता है उसको इंक्रीज करें, और म्युनिसिपल बॉन्ड जो चीजें होती हैं उसमें और ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत है। नेक्स्ट है यहाँ पर गिग गिग इकोनॉमी, गिग वर्कर्स। गिग इकोनॉमी कौन होते हैं? हमारी 2020 का कोड ऑन सिक्योरिटी ये डिफाइन करता है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी जगह काम करता है या जगह में काम में भाग लेता है, पारंपरिक जो है उसकी संबंध के बाहर ऐसी गतिविधियों से कमाता है, उसे हम कहते हैं गिग इकोनॉमी। ठीक है, या तो हो सकता है वो पर्सन कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करके अलग से कमा रहा है, या फिर हो सकता है वो कहीं और पर फुल टाइम या पार्ट टाइम और भी काम कर रहा है। ऐसा गिग इकोनॉमी के अंदर जो है आज के हिसाब से, अगर नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से मैं बात करूँ तो 7.7 मिलियन लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, जो कि आज आने वाले समय में इसकी संख्या 23.5 मिलियन होने की उम्मीद भी है। ठीक है, इसके रीजन क्या है इसके बढ़ने के, कि भाई आज के टाइम पे आप लोग जानते हैं डिजिटलाइजेशन बहुत बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ पर फ्रीलांसिंग काम भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ई कॉमर्स, डिजिटल लेवल पे सारी चीजें ये काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। बैरियर्स बहुत कम है ना, हर एक के पास यहाँ पर स्मार्टफोन है, सबके पास असेट है, यहाँ पर सबको यहाँ पर काम करना ईजी है, अपने असेट के लिए अपने मोनेटाइजेशन बढ़ाना सब
सबके पास यहाँ पर अवेलेबल है, तो ये काम इजी बन जाता है। प्लस गिग वर्कर्स को यहाँ पर आज के टाइम पे पसंद भी बहुत किया जा रहा है, क्योंकि क्या होता है ना कि आप ऑनलाइन चीजें कर रहे हो तो आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी सारे कट जाते हैं, और खर्चे काफी बच जाते हैं, और बहुत ही आपको लचीली टाइम पीरियड में आपको काम करने को मिलता है। बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये तो मैं भी मानती हूँ, बहुत ज्यादा होती है। आपका वर्क और लाइफ का बैलेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ये चीजों के लिए यहाँ पर जो है वो एक बेनिफिशियल है। लेकिन क्या होता है ना कि कई बार जो नंबर ऑफ वेजेस, नंबर ऑफ आवर्स होते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और थोड़ा हेल्थ रिस्क जो है वो बढ़ते जाते हैं। सेफ्टी की जो चीजें हैं वो इंक्रीज होती जाती हैं। एल्गोरिदम जो नियंत्रण है वो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करता है। बाकी स्किल्स जो है कई बार वो भी मिसमैच हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि स्किल्स आपकी ऑनलाइन वेब बेस्ड जो आगे चल के ऑनलाइन तरीके से आपको सारी स्किल्स के रूप में ही डेवलपमेंट मिले ही मिले आगे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो स्किल्स बेस्ड जो है थोड़ा सा यहाँ पर इशू इस चीज का हो सकता है। बाकी यहाँ पर अभी गिग वर्कर्स के लिए सरकार ने भी यहाँ पर काफी कोशिशें करी हैं, टैक्स के लिए भी उनको माफी दी है। उनके लिए क्या बनाए हैं, यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा कोष जो है वो यहाँ पर डेवलप करे हैं। और जैसे कि उबर, जोमैटो, स्विगी, इस तरीके के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको और योगदान यहाँ पे सरकार द्वारा दिया जा रहा है गिग वर्कर्स को। तो यही है, इसमें इम्प्रूव किया जा रहा है। आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर भी, इसमें काफी सारी नई नई चीजें। गिग इकोनॉमी का मतलब है कि नया एनवायरनमेंट मिलना, नए वर्कर्स का आना, नई तरीके से जॉब्स, मोबाइल ऐप भी आ रही। सब लोग इसके ऊपर से भली भांति परिचित है, सब लोगों ने इसका इस्तेमाल किया हुआ है। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस दी जाएगी, रेटिंग सिस्टम दिया जाएगा, हर कोई देता है ना रेटिंग सिस्टम। राइट्स ऑफ कस्टमर्स, गिग वर्कर्स, इन सबको यहाँ पर बैलेंस किया जाएगा। अगर जो भी जेंडर बेस्ड राइट्स हैं वो मिलेंगे नहीं ना, फिर वुमेन सिक्योरिटी मिलना, मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलना, ये मिलेगा नहीं। तो ये सारी चीजों को और बेटर बनाया जाएगा। राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे वीर नारायण सिंह के बारे में। वीर नारायण सिंह के बारे में जो है, यहाँ पर ये एक लैंडलॉर्ड थे सोनाखन छत्तीसगढ़ के, जिन्होंने 1857 के वॉर में यहाँ पर युद्ध का नेतृत्व किया था। इनको पहला छत्तीसगढ़ का स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। और सरकार ने यहाँ पर ये जो है वो वहाँ का जो स्टेडियम है उनको शहीद वीर नारायण सिंह के स्टेडियम के नाम से जो है वो सम्मान देने का यहाँ पर सोचा है। तो ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट लिखी हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल पुरी में सिचुएटेड है। लॉर्ड जगन्नाथ जो कि विष्णु जी के अवतार कहे जाते हैं, उनके यहाँ पर उनको डेडिकेटेड है ये, जो कि राजा अनंत वर्मन चोड़ गंगा देव ने यहाँ पर बनाया है। इसको व्हाइट पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। 4 धामों में से एक है। बाकी 3 धाम कौन से हैं? द्वारिका गुजरात का, बद्रीनाथ रामेश्वर तमिलनाडु का। कलिंगा आर्किटेक्चर के हिसाब से बना हुआ है, जो कि यहाँ पर जो भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलभद्र, उनकी मूर्तियां यहाँ पर लकड़ी से तराशी गई। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर करेक्ट लिखी हुई है, सारी एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। जगन्नाथ याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनसे पूछा जा सकता है। राइट एवरीवन, ये सब आपको लर्न करनी है सारी चीजें। आप सभी को फिर से रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सब लोग बहुत अच्छे से परेड देखिए, सारी चीजों के बारे में पढ़िए, उसमें नई नई चीजें आपको जानकारी के रूप में मिलेंगी, तो उसको जरूर कंप्लीट कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।